हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग 2023 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए, आप लोग 2015 से लेकर 22 तक के पेपरों को देख चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया। तो देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि ऋण पूर्णांक का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो ऋण पूर्णांक की बात कर रहा है। देखो, पूर्णांक का मतलब तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ऋण का मतलब क्या होता है कि माइनस की संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? माइनस की संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि पूरी संख्या होनी चाहिए, मतलब वो संख्या पॉइंट में नहीं होनी चाहिए या भिन्न में नहीं होनी चाहिए। भिन्न का मतलब क्या होता है? देखो, भिन्न का मतलब आप लोग समझ लो, जैसे कहीं 7/2, अगर 7/2 को हल करो 3.5, कहीं पे 3.5 नहीं आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए? 7/2 नहीं होना चाहिए। क्लियर? नहीं, पूरी वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? पूर्णांक बोला जाएगा। ठीक है, और कहीं पर ऐसी भी संख्या नहीं होनी चाहिए, जैसे √7 लिखा है, तो अगर √7 से बाहर निकालेंगे तो मतलब ये क्या पॉइंट में आएगा। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरी संख्या होता है, समझे ना? पूरी संख्या होनी चाहिए, मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए या भिन्न में नहीं होनी चाहिए, समझिए? तो उसको बोला जाता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जैसे कहीं पे 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके बटे में कोई संख्या नहीं दी जानी चाहिए और पॉइंट में भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नहीं, तो हमसे कह रहा है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? माइनस में संख्या होनी चाहिए। और देखो, माइनस में यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 3/5, और आप लोगों को बता चुका हूँ कि भिन्न में या पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देखो, भिन्न में दे रहे हैं 3/5, सही, तो ये पूर्णांक तो नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर दो। और जीरो आपका, देखो जीरो में क्या होता है? ना तो माइनस होता है ना ही प्लस होता है, इसलिए इसको काट दो, क्योंकि ऋण पूर्णांक कह रहा है तो ये ना तो ऋण में आता है ना ही धन में आता है, तो इसलिए काट दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कह दिया -√7, तो आप लोगों को पहले ही बताया था, जैसे √7 हो जाता है, जैसे √5, √3, ये सभी क्या होती हैं? ये पूर्णांक वैल्यू नहीं होती हैं। ठीक है, इनको जब बाहर निकाला जाएगा तो ये पॉइंट में वैल्यू आएंगे। क्लियर? नहीं, तो आपका √7 ये जो है ना, ये भी पूर्णांक नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी -5 हो जाएगा। क्लियर? नहीं, अब देखो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं 9, 12, 18 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो, लघुत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है? लासा आपसे पूछा गया है। और देखिए, ये क्वेश्चन कैसा है? आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझे? देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको। एक तरीका और बताया था। एक तो तरीका ये था, जैसे आप लोगों को 9, 12 और 18, तो देखो एक तो तरीका आपको ये बताया था लासा ज्ञात करने का, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? सॉल्व करके तो दिखाना नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है? वो डायरेक्ट आंसर निकालना है। क्लियर? नहीं, तो हम लोग क्या करें? इन तीनों का भाग करके देखेंगे ऑप्शन में। ठीक है, तीनों का जिस ऑप्शन में भाग चला जाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे 9, 12, 18, अगर 9 का भाग करेंगे, देखो इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी, लेकिन 12 का करेंगे 45 में नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं 12 का जाएगा, और 12 का 27 में भी नहीं जाएगा। तो आपका एक ऑप्शन बचा बी 36। ठीक है, देखो 9 का भी चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा और 18 का भी चला जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो आप लोगों को बताया था परिमेय की बात कर रहा है। देखो, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है? परिमेय। ठीक है, और जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका 22/12 है तो ये क्या हो गया? परिमेय। जैसे आपका 0.78 है ना, तो इसको हम बटे 1 मान लो, तो पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाए 78/100, ये भी क्या हो गई? आपकी परिमेय हो गई। जैसे यहाँ पे क्या दिया? 5/√36 दिया गया। ठीक है, तो 5/2 36 होता है वो 6 का वर्ग, तो ये भी क्या हो गई? आपकी परिमेय हो गई। ठीक है, 5/6 आ रही, मतलब आपको बता चुका हूँ P/Q के रूप में जिन संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? परिमेय, और जिनको नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। जो पाई होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, ये होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय। कहीं पर भी आ जाए तो आप लोग ध्यान रखना है, पाई क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? 9.5 का होल स्क्वायर का मान होगा। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो कहीं पर भी संख्या आ जाए और आपका जैसे लिखा है 65 का स्क्वायर। ठीक है, इकाई का अंक 5 हो और आपसे वर्ग करने को कह रहा हो तो क्या करना है? देखो 5 का वर्ग कितना होता है?
25 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 6, तो 6 में 1 बढ़ा के गुणा करना है, तो 7 गुणा 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 42 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका जैसे कहीं 75 लिखे तो इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना है 25, यहाँ पे कितना है 7, 7 में 1 बढ़ाओ 8 का गुणा करो, 8 गुणा 7 कितना है 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए 56 25 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो हमें क्या पूछा 9.5 का होल स्क्वायर पूछा गया, तो आप लोग ध्यान रखना एक तरीके से कितना लिखा है 95 लिखा है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और इसमें कितने का गुणा करना होगा 10 का, 10 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर, 10 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा 90। और आप लोग ध्यान रखना है कि पॉइंट 1 अंक बाद लगे, सही, कितने अंक बाद है 1 अंक बाद। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा 2 अंक बाद। यदि पॉइंट 2 अंक बाद लगे और स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक बाद, 3 अंक बाद लगे तो वर्ग करने पर कितने अंक पहुंचेगा 6 अंक पहुंचेगा। क्लियर नहीं, तो यहाँ पे 1 अंक बाद है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका 90.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग 40 से 50 का माध्य बिंदु चिन्ह है, तो माध्य पूछा गया, क्या पूछा गया माध्य। देखो आपकी संख्या क्या कह रहे हैं 40 से 50 कह रहे हैं। देखो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए माध्य बिंदु पूछे तो क्या करना है 40 + 50/2, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90, 90/2 का मतलब कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कच्छ की लंबाई कह रहा है 10 मीटर, चौड़ाई कह रहा है 6 मीटर, ऊंचाई कह रहा है 5 मीटर है। कह रहा है कच्छ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कच्छ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया, तो आप लोग ध्यान रखना। देखो लंबाई कितनी देगी, लंबाई इक्वल टू कह रहा है आपकी 10 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई इक्वल टू आपकी कह रहा है चौड़ाई बराबर 6 मीटर देगी, और आपकी ऊँचाई कितनी देगी, ऊँचाई देगी आपकी 5 मीटर। क्लियर नहीं, तो ये वैल्यू आपकी दी गई हैं। तो देखो कक्ष या कमरे की ध्यान रखना, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्या हो जाए लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप लोग ध्यान रखना है, ये फार्मूला नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अब देखो हमें क्या करना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2। अब देखो लंबाई कितनी देगी आपकी 10 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी देगी 6 मीटर, इंटू ऊंचाई कितनी देगी 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 और 10 + 6 करेंगे 16 × 5। अब 16 गुणा 5 × 2 कर लो 10 और गुणा 16, तो ये हो जाए 160 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कमरे की या कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया 160 मीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल 15 है। कह रहे हैं उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो कह रहे हैं संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि एक संख्या ने दूसरी की 4 गुनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग मानेंगे, माना दूसरी संख्या इक्वल टू आपकी कितनी हो जाए x। कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, तो दूसरी संख्या x मान ली, तो एक संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, एक संख्या हो जाएगी दूसरी की 4 गुनी। दूसरी संख्या कितनी है x, और एक संख्या कितनी होगी 4 गुनी। क्या कह रहे हैं दूसरी की 4 गुनी है, तो आप दूसरी मान लो x, और जो एक संख्या या पहली संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। अब हमसे क्या कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योगफल, प्रश्नानुसार यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों का योगफल करो 4x + x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15। तो 4 और 1 कितना है 5x बराबर कितना है 15, तो काट दो 3, तो x बराबर 3 हो जाएगा। तो देखो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या इक्वल टू आपकी हो जाएगी 3, ठीक है। तो एक संख्या कितनी हो जाएगी, एक संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 4 × 3, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगी और एक संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर कह रहे हैं एक बड़ा घन बनाया गया है। कह रहे बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखना है कि जब भी जैसे कोई बड़ा घन है या बड़ा गोला है उसको पिघलाकर जैसे छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, तो देखो दोनों का आयतन सेम रहेगा, समझे। बड़े गोले का आयतन जितना रहेगा उतना ही आयतन छोटी गोलियों का रहेगा। वही चीज़ कह रहे हैं, देखो इन दोनों को पिघलाया जाता है और क्या किया जाता है बड़ा घन बनाया जाता है, तो ठीक है। तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, ये जो दोनों छोटे घन
घन है ना, इनके आयतनों के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बड़े घन का आयतन इक्वल टू दोनों छोटे घनों का आयतन, ठीक है। ऐसे लिख लो, दोनों छोटे घनों का आयतन, ठीक है, दोनों छोटे घनों का आयतन। देखो बड़े घन का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों छोटे घनों का आयतन, क्लियर नहीं। तो देखो अब यहाँ पे बड़े घन का आयतन निकालना है तो छोटे घनों का आयतन कर लो। और देखो आप लोगों को फॉर्मूला बता दूं, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, घन का आयतन इक्वल टू, ठीक है, घन का आयतन इक्वल टू आपको हो जाएगा भुजा क्यू हो जाएगा। क्या होता है, भुजा और पावर 3 हो जाता है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू हो जाएगा। तो आपकी भुजा कितनी दी, एक तो 6 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी दी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग रख दीजिएगा 6 का क्यू और यहाँ पे 4 का क्यू। 6 का क्यू कितना होता है 216, 4 का क्यू कितना होता है 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 6 और 7 और 1 8, 280 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, आयतन था। और आप लोग ध्यान रखना है भुजाएं किस में थी, सेंटीमीटर, और यहाँ पे लग जाएगा क्यू, क्योंकि देखो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर 3 होता है ना घन, क्योंकि भुजा क्यू होता है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, क्यू। जैसे आपका वर्ग, जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल में हमेशा ध्यान रखो कि क्षेत्रफल में क्या आता है, यहाँ पे स्क्वायर आता है। और जब आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यूब आएगा, क्लियर नहीं। तो ये हो जाएगा 280 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए। आपका कह रहा है x+1/a और कह रहा है x-a। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, देखो x+1/a और नेक्स्ट कह रहा है x-a। अब देखो इनका क्या करना है, गुणा करना है। x का x हम करेंगे तो x² हो जाएगा, x का जब इसमें करेंगे तो x/a, और a का इसमें करेंगे तो माइनस का ax हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस का a/a कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा x² प्लस x/a माइनस ax -1, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, क्या 89 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या कह रहे हैं मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मूल संख्या कितनी है, ये बताओ। मूल संख्या आपकी 89 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, परस्पर बदलने से, तो यहाँ पे लिखना है बदलने के बाद वनी संख्या। अब देखो बदलने के बाद संख्या कितनी बन जाएगी, देखो बदलने का मतलब ये हुआ 9 आगे करना है 8 पीछे करना है, तो कितनी बन जाएगी, अधिक। अब हमसे कह रहे हैं मूल संख्या से कितनी अधिक है, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पे पूछे कितनी अधिक है, तो हम लोग निकालेंगे। देखो ये कितनी हो गई 98, और पहले थी कितनी 89 थी ना, अब 98 हो गई, कितनी थी 89, तो दोनों का अंतर निकालो कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कह रहे 21 सेंटीमीटर है, और कह रहे कि 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो चक्कर लगाने की बात कर रहा है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि जैसे आपका ये साइकिल का पहिया है, और देखो एक चक्कर जब पूरा करेगा तो इसका मतलब जैसे मान चलो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो ये पूरी दूरी घूम लेगा ना, तभी तो एक चक्कर पूरा होगा, सही। अब वृत्त की ये दूरी आपकी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि, देखो फॉर्मूले सारे के सारे आप लोग याद रखने, ठीक है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। मतलब जो वृत्त की परिधि होती है ना, वही एक चक्कर में चली गई दूरी होती है, क्लियर है। आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एक चक्कर में, तो एक चक्कर में दूरी इक्वल टू लिख लो, या एक चक्कर में चली गई दूरी लिख लो, ठीक है। चली गई दूरी इक्वल टू आपकी हो जाएगी 2πr, ठीक है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है 2πr। 2π का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना दिया 21, तो रख लो। देखो 7 से काटो, कितनी बार 3 बार, और 3 गुणे 2 करेंगे 6, और 6 गुणे 22 करो, कितना हो जाएगा आपका 132, और आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो दूरी आई वो एक चक्कर में दूरी आ गई, एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है, समझे। हमसे कितने चक्कर लगाने की बात कर रहे हैं 100 चक्कर, एक चक्कर में इतनी दूरी, तो 100 चक्कर में। अब आप लोग बताओ क्या करना है, इसमें गुणा कर दो दोनों तरफ 100 का। जब एक हम 100 का गुणा करेंगे तो मतलब हो जाएगा 100 चक्कर, 100 चक्कर में
चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 132 गुणा 100। 132 गुणा 100 का मतलब हो जाए 13,200 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कह रहे हैं 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए और आपकी ये संख्याएं दी गई, ठीक है। तो क्या कह रहा है? संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। यहाँ पे लिखना है वर्ग अंतराल और देखो यहाँ पे लिखना है बारंबारता। देखो बारंबारता आएगी तभी आपकी संचयी बारंबारता आ जाएगी, ठीक है। देखो पहले नहीं आएगी, पहले तो आपको बारंबारता निकालनी है, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगी? संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता, क्लियर नहीं? अब देखो अंतराल कितना कह रहा है? 5 का अंतराल लेना है और सबसे छोटी संख्या देखो कितनी है? 4 और सबसे बड़ी संख्या आप लोग देख लो कितनी आ रही है? 48 आ रही है, ठीक है। सबसे बड़ी कितनी आ रही है? 48। तो हमें लेना है 0 से 5 और 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। देखो 5 का अंतराल कह रहा है ना, आप लोग ध्यान रखना। 35 से 40 हो जाएगा और 40 से 45 हो जाएगा और 45 से 50 हो जाएगा, ठीक है। इतना लेने क्योंकि हाईएस्ट कितनी है? 48 है, ठीक है। तो 50 तक हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है? हमें देखना है 0 से 5 के बीच में कितनी संख्या आ रही है। 0 से 5 के बीच में 1 आ रही है, ठीक है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब देखो 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में कितना आ रहा है? इसमें भी 1 आ रहा है, ठीक है। 5 से 10 के बीच में 1 आ रहा है। अब देखो 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में भी 1 आ रहा है और आप लोग देख लो 1 ही लिखना है। देखो 15 आगे लिखना है, इसमें नहीं लिखना है। तो 10 से 15 के बीच में कितनी आ रही है? 1 आ रही है। 15 से 20 के बीच में, देखो 15 से 20 के बीच में आपकी 2 हो जाएंगी, 15 और 16। देखो 20 को इसमें काउंट नहीं करना है, आप लोग देखना 20 को आगे काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितनी आ जाएगी? 2 संख्या आ जाएगी। 15 से 20 के बीच में कितनी संख्या है? 2 है। अब देखो 20 से 25 के बीच में आप लोग देखो 20 से 25 के बीच में आपकी कितनी आ रही? 20 से 25 में ओनली 20 आ रही। कितनी आ रही? 20, 1 हो जाएगी। अब देखो 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में तो आपकी ये तो 20 तो हो चुका था। 25 से कहाँ तक कह रहा है? 30। 25 से 30 के बीच में कह रहा है तो 25 से आपका 28, 27, 26 ये तीनों संख्याएं इसमें आ जाएंगी 25 से 30 के बीच में। अब हमसे कह रहे हैं 30 से 35 के बीच में और 30 से 35 के बीच में आपकी एक संख्या आ जाएगी 32 आ जाएगी, ठीक है। और 35 से 40 के बीच में, तो 35 से 40 के बीच में देखो 35 से 40 इसमें नहीं लेना है, आगे वाली में जब 40 से 45 लेंगे तब 40 को लेंगे तो यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी? 0। 35 से 40 के बीच में कोई संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 40 से 45 के बीच में, तो 40 से 45 के बीच में आपकी एक आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब देखेंगे 45 से 50 के बीच में कितनी आ जाएगी? 48, एक संख्या इसमें भी आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें? संचयी बारंबारता बनानी है तो यहाँ से देखो जो 1 दिया इसको लिखना है और क्रॉस जोड़ना है। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना है? 3, 3 + 2 5, 5 और 1 कितना है? 6, 6 3 कितना है? 9, 9 + 1 कितना है? 10, 10 + 0 10 रहेगा, 10 और 1 कितना है? 11, 11 और 1 12, ठीक है। तो ये था आपका संचयी बारंबारता मतलब बनाने के लिए एक सारणी दी गई थी आपकी और क्वेश्चन नंबर 12 था आपका ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कह रहा है कि 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा कह रहे 250 मीटर हो तो कह रहे दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 और आप लोग ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू आपका हो जाता है 10,000, ठीक है। 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना है? 10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। या तो डायरेक्ट लिख लो मैदान का क्षेत्रफल। आपका देखो मैदान का क्षेत्रफल क्या दिया गया? वैसे पहले तो फॉर्मूला लगाओ, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आयताकार मैदान है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे आप लोग पहले क्षेत्रफल रख लो, कितना दिया? 0.75 दिया गया, ठीक है। और ये दिया गया हेक्टेयर, क्या दिया गया? हेक्टेयर। और देखो हेक्टेयर हटाना है हमें,
आप लोग ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो हेक्टेयर हटाएंगे तो इसमें 10,000 का गुणा करेंगे और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखो 2 जीरो से ये पॉइंट खत्म, 75 गुणे कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा 7500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया 7500। अब आप लोग यहाँ पे एक भुजा दी गई, तो मतलब मान लो लंबाई दी गई 250, तो हमें क्या ज्ञात करनी, चौड़ाई ज्ञात करनी। क्लियर नहीं, क्या ज्ञात करनी, चौड़ाई। तो चौड़ाई इक्वल टू ये 250 इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा देखो चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा 7500 बट्टे 250। ठीक है, तो आप 0 से 0 कटेगा, 25 दिया यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो चौड़ाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, चौड़ाई इक्वल टू आपकी हो जाएगी 30 मीटर। कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर आ गया आपका 30 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे x गुणे और कह रहे y माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड को सत्यापित कीजिए, जहाँ x बराबर 2/3, y बराबर 5/2, z बराबर -3/2। क्या दिया, देखो x गुणे y माइनस जेड और ये कह रहा है एक्स वाई माइनस का एक्स जेड। ठीक है, तो देखो वैल्यू दी गई, यहाँ पे रख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखो x का मान कितना दिया गया, x का मान दिया गया 2/3 गुणे y का मान कितना दिया 5/2, z का मान -3/2, माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस का 3/2 इक्वल टू देखो x का मान कितना दिया 2/3, तो यहाँ पे रखो 2/3, y का मान कितना दिया 5/2 माइनस x का मान कितना दिया 2/3 और यहाँ पर देखो z का मान -3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 2/3 गुणे हर समान है ना, तो सीधा सीधा जोड़ो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो 5/3 बचेगा। यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस और ये बनेगा 3/3। देखो 3 से 3 काटा नहीं, क्योंकि हर समान हो गया, एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 से 2 काट दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 8/3। यहाँ पे हर समान है, तो 5 + 3 कितना है 8/3। देखो दोनों साइड बराबर है, क्लियर नहीं। तो इसका मतलब आपका ये सत्यापित हो गया कि जो x, y, z के मान दिए गए वो इसी समीकरण के मान है। क्लियर नहीं। तो आप लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक फार्म हाउस में कह रहे हैं x + 2y पंक्तियाँ हैं, कह रहे प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कह रहे हैं फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। कह रहे यदि x बराबर 3 y बराबर 2, तो कह रहे फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और इसका फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। तो यहाँ पे लिखना है कुल पेड़ इक्वल टू आपका देखो पंक्तियाँ कितनी लग रही हैं x + 2y और एक पंक्ति में x + 2y पौधे हैं। ठीक है, तो इसका गुणा करो, x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा और इसका करेंगे तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, अब 2y का x हम करोगे तो 2xy हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे 2 गुणे 2 कितना है 4 और ये y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो x स्क्वायर और 2 + 2 कितना है 4xy हो जाएगा और प्लस का 4y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कह रहा है देखो x बराबर 3 और y बराबर कितना कह रहा है 2, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 इसमें रख दीजिएगा। तो हमसे क्या पूछे, पेड़ों की संख्या पूछी, पेड़ों की कुल संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो देखो इसमें रख दो, x का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का वर्ग कितना है 9 और 4 गुणे 3 कितना है 12 और गुणे 2 24 हो जाएगा, 4 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और 6 3 9 49। ठीक है, तो कुल कितने पेड़ हैं 49 पेड़ हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बिंदुओं 0,4 कह रहे 0,-4 और कह रहे 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया और आपसे कह रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है। देखो त्रिभुज इस टाइप से आप लोग बनाना चाहो तो जैसे ABC त्रिभुज बन रहा है और इसके पॉइंट 0,4 दिए गए और यहाँ पे 0,-4 दिए गए और यहाँ से हो जाएगा 6,0। ठीक है, तो हमसे क्या पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग ध्यान रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले तो फार्मूला आप लोग याद कर लेना, जैसे 1/2 ये होता है x1 और ये होता है y2 - y3 प्लस x2 और ये हो जाएगा y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, ध्यान रखना है।
क्योंकि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। और ये पॉइंट दिए ना, पॉइंट इनको मानना होगा, जैसे ये x1 y1 और इसी तरह x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखो 1/2, x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 0। अब आप लोग समझो, जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे और 0 का इसमें जब गुणा करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इधर कोई वैल्यू हमने रखी नहीं, क्योंकि जब 0 का गुणा करेंगे तो वैसे भी 0 होने वाला है, समझे नहीं। अब इसी तरह x2 का मान कितना है 0, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे इसमें गुणा करेंगे तो ये भी टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x3 का मान कितना है 6, x3 का 6 रखना है यहाँ पर। और y1 का मान कितना दिया है, 4 दिया, तो 4 माइनस y2 का मान कितना है, देखो -4 है ना, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो देखो ये बन जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका 6 और 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 से काटो कितना है 4 और 6 × 4 कितना है 24, ठीक है। और देखो भुजाएं तो दी नहीं गई, तो आप 24 वर्ग इकाई लिख लो, ठीक है। कोई मात्रक नहीं दिया गया, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्ग इकाई लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व चित्र में कह रहे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। कह रहे PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपकी शेष भुजाएं पूछ रहे हैं, जैसे आपकी ये x दी और ये y दी, इन दोनों का मान पूछ रहे हैं। और देखो ABC और PQR दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो ये आपकी भुजा जैसे AB और ये BC, तो यहाँ पर आप लोग समझो AB/BC इनका जो अनुपात होगा इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, जब दो त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। जैसे यहाँ पे AB/BC, इसी तरह PQ/QR, तो इन दोनों, इसकी दोनों भुजाओं का अनुपात और इसकी दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो PQ/ क्या हो जाएगा आपका QR हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो AB का मान कितना दिया 2, तो 2 रख दो। BC का मान कितना है 3 रखेंगे। PQ को मान कितना है x, तो x रख देंगे। और इसका मान कितना है 1.5, तो 1.5 रखना है, ठीक है। अब देखो इसका इधर क्रॉस गुणा करना है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो ये हो जाए 2/3 और 1.5, 3 से काटेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो x बराबर 2 × 0.5, तो x बराबर कितना है 10 और 1 अंक बाद पॉइंट, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको ये y का मान ज्ञात करना है, तो इधर से आप लोग इसको हटा दो। अब हम लोग देखते हैं y का, जब y का मान ज्ञात करने तो इधर की भुजाएं आप लोग बराबर कर लो, AC/BC और PR/QR, ठीक है। तो इसको लिखना है AC/BC बराबर क्या हो जाएगा आपका PR/QR, क्योंकि देखो अब त्रिभुज ये दोनों समरूप हैं, तो जो चाहो तो इधर की भुजाएं और इधर की, इस साइड की, दोनों साइड की, मतलब सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है, चाहे कौन सी भी भुजा ले लो आप लोग, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपका AC कितना दिया है 2.8 और BC कितना दिया 3 और PR कितना दिया y और QR कितना दिया 1.5। अब देखो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो y बराबर 2.8/3 और ये हो जाएगा 0.5। अब देखो 3 से काटेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, तो 5 × 8 करो 40 हो जाएगा, 5 10 4 14 और 1 अंक ये 1 अंक ये 2 अंक बाद पॉइंट, तो y बराबर हो जाए 1.40। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घन की कोर की लंबाई कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है उसका आयतन, विकर्ण की लंबाई और कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात की। देखो 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा Q हो जाता है, ठीक है, भुजा Q। और यहाँ पे देखो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 6a²। a² चाहो तो या तो ऐसे लिख लो 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 × भुजा स्क्वायर, चाहे जैसे लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी घन की लंबाई कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, तो आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, देखो भुजा Q मतलब 12 का Q। अब देखो 12 का Q नहीं पता तो ऐसे लिख लो 12 का स्क्वायर, या तो ऐसे कर लो 12 × 12 × 12, ठीक है। 12 × 12 144 और × 12 करोगे तो ये 1728 और आयतन है ना, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो आयतन आ गया, उसके बाद हमसे क्या पूछा था, घन का विकर्ण,
क्या पूछे, घन का विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा √3। तो भुजा कितनी है, 12√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा, घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका 6a²। a² मतलब 12 का स्क्वायर। अब 6 × 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है। अब देखो 6 × 144 करेंगे तो 6 × 4 करो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा 2। और 6 × 4 करोगे 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। और 6 × 1 करेंगे तो 6 और 2 कितना है 8, तो ये हो जाएगा 864, ठीक है। और ये क्वेश्चन था आपका 18 नंबर। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2023 का मैथ का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।